हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी। आज हम एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और ये टॉपिक जनरली पब्लिक डोमेन में नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। इसलिए इसकी कल मैंने कुंडली एनालिसिस की क्लास ली थी। उसमें भी जो मेरे साथी हैं उन सभी को मैंने समझाया था। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं। तो सभी लोगों के फ़ायदे के लिए मैंने एक वीडियो तैयार करने की कोशिश की है। हालांकि ज़्यादा डिटेल्स तो वही लोग समझ पाएंगे जो मेरी क्लासेस में हैं, मगर फिर भी मैं यहाँ पर कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। हमारी कुंडली के अंदर जितने भी योग बनते हैं, तो हम जनरली उन योगों को देखकर ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब ये योग है, तो उसके फल हमें उसकी रिलेटेड प्लेनेट की दशा और अंतर्दशा में मिल ही जाएंगे। मगर ये हमारी सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ी गलती है। तो एस्ट्रोलॉजी का एक ब्लंडर मिस्टेक है यदि हमने कोई योग देखा और हमने समझ लिया कि इसके रिजल्ट मिलेंगे और हम उस बेसिस पर प्रडिक्शन देना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि हमें योग पर किस तरीके से प्रडिक्शन देनी है कि वो योग आप सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, उसके रिजल्ट आपके लाइफ टाइम में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या किस तरीके के मिलेंगे, वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। साथ में मैं बता देता हूँ मेरे जो साथ में स्टूडेंट्स हैं कि यहाँ पर आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, और रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ का प्रैक्टिकली हम कैसे निकालते हैं वो बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये जो मेरी रिसर्च है पर्सनल रिसर्च है और ये डॉक्टर वी रमन एस्ट्रोलॉजी पर बेस्ड है। उनकी बुक्स और उनके जो कंसेप्ट को लेकर मैंने ही ये डेवलप की है। तो बेसिकली तीन पार्ट हैं आपके, कोई भी योग होता है उसमें दो प्लेनेट मिलकर योग बनाते हैं, और ये दो प्लेनेट वाले योग की बात बता रहा हूं मैं। तो दो प्लेनेट का पहला क्वेश्चन आता है, वेदर प्लेनेट विल गिव रिजल्ट ऑफ योगा और नॉट, कि जो दो प्लेनेट इन्वॉल्व हैं वो जिस भी योग में इन्वॉल्व हैं उसके रिजल्ट देंगे या नहीं देंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक तरीका बनाया है। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है, आउट ऑफ टू प्लैनेट्स फॉर्मिंग ए योगा, वन विच हैज पॉजिटिव बेनिफिक पॉइंट्स विल गिव पॉजिटिव रिजल्ट रिलेटेड टू योगा। जिसके पॉजिटिव प्लस शुभ बिंदु है वही रिजल्ट देगा। शुभ बिंदु कैसे होंगे अभी मैं बता दूंगा। इफ बोथ है पॉजिटिव बेनिफिक पॉइंट, जो दो प्लैनेट योग बना रहे हैं वो दोनों के पॉजिटिव पॉइंट बेनिफिक पॉइंट है, तो दोनों ही उस योग के रिजल्ट देंगे। मगर उनमें से एक के नेगेटिव बेनिफिट पॉइंट है, नकारात्मक पॉइंट है, तो वो रिजल्ट नहीं देगा। मगर ऐसा नहीं है कि वो कुछ नेगेटिव रिजल्ट देगा। योग बनाने वाले प्लेनेट या तो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे या नहीं देंगे, नेगेटिव रिजल्ट कभी नहीं देते वो। तो जिसके भी पॉजिटिव बेनिफिक पॉइंट आएंगे वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और जिसके नेगेटिव आएंगे वो कोई भी रिजल्ट नहीं देगा। दूसरा पॉइंट, वन विद मोर बेनिफिक पॉइंट। अब दो जो प्लेनेट योग बना रहे हैं उनमें एक के बेनिफिक पॉइंट ज़्यादा होंगे और दूसरे के बेनिफिक पॉइंट कम होंगे। तो जिसके बेनिफिक पॉइंट ज़्यादा है, ध्यान से रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस योग के रिजल्ट मैक्सिमम रिजल्ट देने की जिम्मेवारी उसी की है जिसके बेनिफिक पॉइंट ज़्यादा है। उसकी पूरी दशा में आपको उस योग के रिजल्ट मिलेंगे। और जिसके बेनिफिक पॉइंट कम है वो भी देगा, मगर वो केवल सब लॉर्ड की तरह बिहेव करेगा, उसकी केवल अंतरदशाओं में रिजल्ट मिलेंगे, और वो भी केवल उसी भाव के मिलेंगे जिस भाव का में वो प्लेस्ड है। फिर से सुन लीजिए, आउट ऑफ टू प्लैनेट्स एक के बेनिफिक पॉइंट ज़्यादा है और दूसरे के कम है, तो जिसके बेनिफिक पॉइंट ज़्यादा है वो उसको उस योग के रिजल्ट देने की पूरी जिम्मेवारी है। जिसके बेनिफिक पॉइंट कम है वो उस योग के रिजल्ट एज ए सब लॉर्ड सबऑर्डिनेट की तरह देगा, लिमिटेड रिजल्ट देगा, और वो उसी भाव के रिजल्ट देगा केवल जिस भाव के अंदर वो प्लेस्ड है। बाकी वो अपनी पूरी दशा में रिजल्ट नहीं देगा, केवल उसकी अंतरदशाओं में आपको थोड़े थोड़े रिजल्ट मिलेंगे। तो आई एम अगेन रिपीटिंग, जिसके पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा हैं दोनों में से वो पूरी दशा में अपनी में उस योग के मैक्सिमम रिजल्ट देगा। जिसके पॉजिटिव पॉइंट कम है वो केवल अंतरदशा में रिजल्ट देगा और केवल उसी भाव से रिलेटेड रिजल्ट देगा, उस योग के उसी भाव से रिलेटेड रिजल्ट देगा जिस भाव के अंदर वो बैठा हुआ है, और अंतरदशा में ही देगा। अब बेनिफिक पॉइंट अब निकालते कैसे हैं, ये क्वेश्चन अराइज होता है। जब मैंने बेनिफिक और मेलिफिक पॉइंट बताया, इसमें हम 4 क्राइटेरिया यूज़ करेंगे।
एक हम उस प्लेनेट की फंक्शनल नेचर देखेंगे, कुंडली के हिसाब से कौन फंक्शनल बेनिफिक है, कौन फंक्शनल मेलिफिक है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, बेनिफिक मैं जब बोलूँगा उसका मतलब फंक्शनल बेनिफिक है, मेलिफिक बोलूँगा उसका मतलब फंक्शनल मेलिफिक है। तो फंक्शनल नेचर हम देखेंगे, उसके साथ कौन कंजक्टेड है ये देखेंगे, उसे कौन एस्पेक्ट कर रहा है ये देखेंगे, और वो किस राशि में रखा हुआ है, ये 4 क्राइटेरिया लेंगे। यदि वो फंक्शनली बेनिफिक है तो उसको +1 पॉइंट देंगे, उसको उसके साथ बेनिफिक प्लेनेट प्लेस्ड है तो और +1 पॉइंट दे देंगे, उसे बेनिफिक एस्पेक्ट कर रहे हैं तो और +1 पॉइंट दे देंगे, और वो स्वयं की राशि में एक्सोल्टेशन उच्च की राशि में या मित्र राशि में है तो और 1 पॉइंट दे देंगे। यदि उसको एक से ज़्यादा ग्रह एस्पेक्ट कर रहे हैं तो उनके हिसाब से एक से ज़्यादा पॉइंट भी मिल सकते हैं। हर एक पॉजिटिव बेनिफिक एस्पेक्ट पर +1 पॉइंट मिलेगा। ऐसे ही एक से ज़्यादा ग्रह उसके साथ बैठे हुए हैं फंक्शनल बेनिफिक, तो हर एक ग्रह के हिसाब से उसको +1 पॉइंट मिलेगा। इस तरीके से उसको हम पॉजिटिव पॉइंट देंगे। जैसे पॉजिटिव दिए हैं उससे बिल्कुल अपोजिट नेगेटिव देंगे। यदि वो खुद फंक्शनल मेलिफिक है, मेलिफिक लॉर्ड है, तो उसको -1 पॉइंट मिलेगा। उसके साथ यदि मेलिफिक प्लेनेट बैठा हुआ है, कंजक्टेड है, युति में है, तो फिर -1 पॉइंट मिलेगा। उसे मेलिफिक एस्पेक्ट कर रहा है तो -1 मिलेगा। यदि 2 मेलिफिक एस्पेक्ट कर रहे हैं तो दोनों के -1 मिलेंगे। और यदि वो नीच की राशि में है या शत्रु राशि में है तो भी -1 पॉइंट मिलेगा। इस तरीके से हम हर एक प्लेनेट को जो योग में इन्वॉल्व है उसे हम पॉइंट देंगे। पॉजिटिव पॉइंट भी मिलेंगे, नेगेटिव भी मिलेंगे, दोनों का सम कर लेंगे, टोटल उसे कितने पॉइंट मिले। यदि ओवरऑल उसको पॉजिटिव पॉइंट मिले हैं तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। नेगेटिव मिले हैं तो कोई भी रिजल्ट उस योग के नहीं देगा। और 0 मिले हैं तो एवरेज रिजल्ट देगा, मतलब आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी योग से रिलेटेड रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा पहली बात, नेगेटिव है तो कोई भी रिजल्ट नहीं देगा, मगर नेगेटिव नहीं देगा, ध्यान रखना। और 0 है तो वो न्यूट्रल होगा, मतलब ना ही अच्छा और ना ही बुरा। तो अब आप इस बेस पर डिसाइड करेंगे, दो जो प्लेनेट आपका योग बना रहे हैं उसमें जिसके पॉइंट ज़्यादा है वो अपनी पूरी दशा में, या वो बॉस हो गया, उसी को रिजल्ट देने की जिम्मेवारी है। जिसके पॉइंट कम है, चाहे पॉजिटिव भी है, तभी भी वो केवल अपने हाउस से रिलेटेड रिजल्ट देगा ड्यूरिंग द योग। अब आ जाता है दूसरा प्लेनेट विच विल गिव मैक्सिमम रिजल्ट ऑफ योग। मैक्सिमम का यह मतलब है भाव से रिलेटेड। आपका ये तो डिसाइड ही हो गया, जिसके पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा हैं वो पूरे योग के रिजल्ट देगा, अपनी पूरी दशा में देगा। और जिसके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट कम है वो अपने भाव से रिलेटेड रिजल्ट देगा। जिसके पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा है, फिर से सुनिए सेंटेंस को मैं एलोबरेट कर रहा हूँ, वो पूरे योग के रिजल्ट देगा, अपने भाव के भी देगा, अपनी लॉर्डशिप के भी देगा, और दूसरे भाव के भी वो दे देगा। जो दूसरा प्लेनेट उसके साथ योग बना रहा है उसके भी रिजल्ट देगा जिसके पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा है। मगर जिसके पॉजिटिव पॉइंट कम है वो केवल अपने ही भाव के रिजल्ट देगा। मगर यदि जिस प्लेनेट का षटबल ज़्यादा है, दोनों में इनहेरेंट स्ट्रेंथ किसी भी प्लेनेट की हम देखेंगे षटबल से, षटबल आप जाइए मोबाइल ऐप के अंदर देखिए, षटबल में या तो रैंकिंग दे रखी होती है 1 2 3, तो जिसकी रैंक 1 है वो उसका षटबल ज़्यादा है। तो दो प्लेनेटों में जिसकी रैंकिंग हायर है उसका षटबल ज़्यादा होगा, या वैल्यू दे रखी होती है एग्जैक्ट नंबर में, तो जिसकी नंबर में वैल्यू ज़्यादा है उसका षटबल ज़्यादा होगा। जिसका षटबल ज़्यादा है उसकी इनहेरेंट स्ट्रेंथ ज़्यादा मानी जाएगी, उसे बली माना जाएगा। तो जो प्लेनेट बली है वो अपने भाव के ज़्यादातर रिजल्ट खुद देगा, ये मानिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि जिसके पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा हैं वो तो उस योग के पूरे रिजल्ट देगा, अपनी पूरी दशा के अंदर देगा, और पूरे योग के रिजल्ट देने की उसके अंदर कैपेबिलिटी होगी। मगर जिसके पॉजिटिव पॉइंट कम है वो केवल अपने ही भाव के रिजल्ट दे पाएगा, अंतरदशा में दे पाएगा, पूरी दशा के अंदर रिजल्ट देने की कैपेबिलिटी नहीं होगी। अब षटबल एक दूसरा कंपोनेंट आया, वो क्या डिसाइड करता है। हमने देख लिया कि एक पर्टिकुलर प्लेनेट पूरी दशा में रिजल्ट दे रहा है, यदि उसका षटबल ज़्यादा है तो वो अपने भाव के भी रिजल्ट खुद दे देगा और दूसरे के भाव के रिजल्ट भी वो अपनी दशा के अंदर दे देगा। मगर उसका षटबल कम है और दूसरे का जिसके की पॉजिटिव पॉइंट कम है उसका षटबल ज़्यादा है, तो पॉजिटिव पॉइंट कम है उसका षटबल ज़्यादा है, तो वो अपने भाव के, जिस भाव में वो बैठा हुआ है उसके मैक्सिमम रिजल्ट खुद देगा। आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप इस वीडियो को फिर से देखिएगा, मेरे सेंटेंस ध्यान से सुनिएगा। मैंने इसमें पूरा बता दिया है कि षटबल का कंसेप्ट क्या है और पॉजिटिव नेगेटिव बिंदुओं का कंसेप्ट क्या है। पॉजिटिव बिंदु ज़्यादा होने का मतलब वो पूरी दशा में रिजल्ट देगा, पूरे योग के रिजल्ट देगा,
पॉजिटिव बिंदु कम होने का मतलब केवल अंतरदशा में रिजल्ट देगा, अपने भाव से रिलेटेड रिजल्ट देगा, बस पूरे योग के रिजल्ट नहीं देगा, पूरी दशा में भी नहीं देगा। अब षडबल ज़्यादा होने का मतलब है जिसका षडबल ज़्यादा है उसके अंदर ताकत ज़्यादा है, तो वो आपका पूरे, यदि जिसके पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा है और षडबल ज़्यादा है तो वो अपने भाव के भी रिजल्ट दे देगा और दूसरे के भी दे देगा। मगर जिसके पॉजिटिव पॉइंट तो कम है मगर षडबल ज़्यादा है तो वो खुद के भाव के मैक्सिमम रिजल्ट खुद देगा, मतलब दूसरे को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। अब थर्ड वन पॉइंट आएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम बताएंगे कि कितने रिजल्ट मिलेंगे। जैसे हमने माना कि एक प्लेनेट जो पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है किसी भी भाव के, सपोज 10वें भाव के, हमें पता चल गया कि गुरु या जुपिटर ने पॉजिटिव रिजल्ट देने, इतना हमें पता लग चुका, मेनली अपनी पूरी दशा में देगा। तो हमने कितने रिजल्ट मिलेंगे, सपोज हम गज केसरी योग मान लेते हैं, तो गज केसरी में नेम फेम होगी पर्सन की। अब नेम फेम की तो कोई लिमिट ही नहीं है, हो सकता है वो वर्ल्ड में फेम हो जाए, हो सकता है वो कंट्री में फेम हो जाए, हो सकता है वो स्टेट में फेम हो जाए, हो सकता है वो आपकी सिटी में फेम हो जाए, हो सकता है वो आपके मोहल्ले में फेम हो जाए, हो सकता है वो आपके गांव में फेम हो जाए या आपके परिवार में फेम मिल जाए उसको। तो दोनों में लेवल ऑफ फेम डिफरेंट है और वो डिपेंड करती है कि वो कोई भी प्लेनेट जिस भी भाव में है उस भाव के कितने रिजल्ट देगा, कितने परसेंटेज रिजल्ट देगा, वो रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। तो रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ फाइनली आता है और वो डिसाइड करता है हाउ मच परसेंटेज ऑफ रिजल्ट कोई भी एक प्लेनेट देगा। आपने डिसाइड कर लिया कि पूरी दशा में जुपिटर ने रिजल्ट देने हैं और पूरे योग के रिजल्ट देने हैं। अब पूरे योग में जो भी भाव इन्वॉल्व हैं उनके वो कितने परसेंटेज रिजल्ट देगा वो उसकी रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। मतलब आपने सब देख लिया, उसने अच्छे रिजल्ट भी देने हैं, अपनी पूरी दशा में भी देने हैं और सभी भावों के देने हैं, मगर बाद में आप गए और आपको क्या मिला कि उसकी यदि रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ कम है तो योग के फल मिलने की पूरी संभावना के बाद भी आपको फल नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। तो उसमें कितने परसेंटेज रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं उसके लिए हम रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ को देखते हैं। जितनी रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उतने बेटर फल मिलेंगे। अब मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए यहाँ पर रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करूँगा। इसमें आपको सबको मैं पहले बता देता हूँ क्योंकि अभी मेरे पास कमेंट आने लग जाएंगे। इस वीडियो को मैं अपलोड करूँगा यूट्यूब पर, तो वो कहेंगे ये तो आपने गलत कैलकुलेट किया है, ये कैलकुलेट किया है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करना है उस पर्पज़ से बता रहा हूँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैलकुलेशन नहीं है क्योंकि उसके अंदर बहुत चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। भाव मध्य एक्चुअल चाहिए होता है, भाव संधि एक्चुअल चाहिए होती है जिसकी कैलकुलेशन में काफ़ी टाइम लगता है। तो हम उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। जब हम कुंडली एनालाइज करेंगे तो इतनी कैलकुलेशन का किसी के पास टाइम नहीं होता, मगर ये अप्रोक्सीमेटली करेक्ट होगी जो मैं रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ बता रहा हूँ। अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल करेक्ट होगी, यूजेबल होगी, मगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी इसको, सपोज कोई आचार्य का कोर्स कर रहा है और वो रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ में इस मेथड को यूज़ नहीं करेगा, मगर प्रैक्टिकली इसे ही आप यूज़ करेंगे। ये मैं बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ। आपको ना कोई भाव मध्य निकालना है ना भाव संधि निकालनी है, बहुत ईजी वे में ये मेरा डेवलप किया हुआ मेथड है और इससे आप रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं। तो सब लोग इसे देख लें और यदि किसी को डाउट है, यदि जो हमारे साथ में कर रहे हैं कुंडली एनालिसिस, तो वो मेरे से इसको क्लास में पूछ सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये मेरा ही क्रिएटेड, मेरा ही बनाया हुआ मेथड है और ये अप्रोक्सीमेट मेथड है क्योंकि हमें एक्यूरेट रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं होती, हमें एग्जैक्ट परसेंटेज निकालने की ज़रूरत नहीं होती। हमें एक अंदाज़ा लगाना होता है कि भाई 60% के आसपास रिजल्ट मिलेंगे, 50% मिलेंगे या 90% के आसपास मिलेंगे, उतना काफ़ी होता है क्योंकि हमें कोई पेमेंट नहीं है कि एक फिक्स अमाउंट हमें पे करना है। अंदाज़ा लगाना है कि कितने रिजल्ट मिलेंगे। तो अंदाज़ा लगाने के लिए ये मैंने एक मेथड वर्कआउट किया है अभी बैठकर, वो मैं आपके सामने अभी दे रहा हूँ। सो टू कैलकुलेट रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ, भाव मध्य इज नीडेड विच नीड लॉट ऑफ कैलकुलेशन। भाव मध्य की जरूरत होती है, उसके लिए कैलकुलेशंस की जरूरत होती है। भाव संधियों की जरूरत होती है, उसके लिए कैलकुलेशंस की जरूरत होती है। तो टू मेक इट सिंपल, डिग्री ऑफ लग्न आर टेकन एज भाव मध्य। इन जनरल जो लग्न की डिग्री है वो भाव मध्य के आसपास होती है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकती है मगर आसपास होती है। तो आप नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर वर्केबल सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया, लग्न की डिग्री को भाव मध्य मान लिया, दैट्स ऑल। अब दो चीज़ों की और ज़रूरत होती है। ये मैंने देखिए, ये डायग्राम आप देखिए, चार्ट बना रखा है। भाव मध्य का होता है किसी भी भाव का बीच का पॉइंट, एक भाव का बीच, और भाव जहाँ से शुरू होता है उसको हम बोलते हैं भाव आरंभ, और भाव जहाँ पे खत्म होता है, जैसे 10th हाउस मैंने डार्क किया हुआ है,
कई रंग बना रखे हैं इसमें। ये डायग्राम बनाने की कोशिश की है, कोई सुंदर तो नहीं बनाया पर आपको समझ में आ जाएगा। ये भाव मध्य में जो मैंने ब्लैक लाइन बना रखी है, और ये यहाँ पर 10th हाउस शुरू हुआ इसको बोलते हैं भाव आरंभ, और ये 10th हाउस यहाँ पे खत्म हुआ इसको बोलते हैं भाव अंत या भाव विराम। अब इसी के बेस पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। सपोज लग्न यहाँ पर मैंने लिखा हुआ ये आपका कन्या लग्न की कुंडली है, और इसके अंदर असेंडेंट की डिग्री 10 है। तो हर एक भाव का भाव मध्य 10 डिग्री के आसपास होगा। 1-2 डिग्री आगे पीछे हो सकता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, पर मैं वर्केबल सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि आप जिस भी भाव से रिलेटेड रिजल्ट देखना चाहते हो, प्लेनेट की रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ देखना चाहते हो, तो उस भाव का भाव मध्य आप इसी को ले लीजिए। अब भाव आरंभ और भाव अंत ये भी हमें निकालने पड़ते हैं कैलकुलेशन से, पर मैं आपको बगैर किसी कैलकुलेशन के निकालना बता रहा हूँ कि ये आपने भाव मध्य कैसे निकाला। ये 3 साइन है 10th हाउस में, तो 10th हाउस में 3 साइन का मतलब है 2 साइन पास 10 डिग्री हो गया। तो मैंने लिख दिया, देखिए भाव मध्य 10th हाउस का निकाल रहा हूँ, 10वें भाव का, देयर इज 3 साइन, सो भाव मध्य हो गया 2 साइन पास, 2 साइन तो पूरे हो चुके हैं और इसमें वो 10 डिग्री आ चुका है। तो 2 साइन पास 10 डिग्री को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। 2 साइन का मतलब होता है, एक साइन 30 डिग्री का होता है, 2 इंटू 30 प्लस 10, तो ये 17 डिग्री भाव मध्य हो गया यहाँ पर। तो भाव मध्य आप किसी भी भाव का निकाल सकते हो। सपोज मुझे निकालना होता, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, इस भाव का 7वें भाव का, तो 7वां भाव होता है 11 साइन पास 10 डिग्री। तो 11 साइन को मतलब 11 को 30 से मल्टीप्लाई करिए, 330 डिग्री, उसमें 10 आउट कर दीजिए, 340। अभी यदि मुझे भाव मध्य निकालना होता है 3rd भाव का, तो उसको मैं लिखता 7 साइन पास 10 डिग्री। 7 साइन का मतलब हो गया 7 इंटू 30, 210 प्लस 10, 220 डिग्री भाव मध्य हो गया। आप किसी भी भाव का निकाल सकते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा। सपोज मुझे निकालना है 6ठे भाव का, तो ये 10 साइन पूरे हो चुके हैं और 10 डिग्री, 10 साइन 10 डिग्री, 10 साइन का मतलब 10 इंटू 30, 300 प्लस 10, 310 हो जाएगा। जितने साइन निकल चुके हैं उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिग्री ऐड कर देते हैं, वो भाव मध्य की डिग्री आ गई। तो यहाँ पर 10th भाव का भाव मध्य मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है, उसकी डिग्री होगी 70, ये भाव मध्य हो गया। अब भाव आरंभ है, ये इसकी भी जरूरत पड़ती है, ये यहाँ पे आरंभ हुआ, तो इसका सिंपल ये है, आप 15 डिग्री भाव मध्य में से सब्ट्रैक्ट कर दो बस। ये फिर मैं बता रहा हूँ, ये अप्रोक्सीमेट मेथड है, कोई एक्यूरेट लगा के कमेंट ना करे, अपना टाइम खराब ना करे, मैं पहले से ही बता रहा हूँ। वो हो सकता है किसी में 14 डिग्री हो, किसी में 14.5 हो, किसी में 16 हो, पर जो जिस काम के लिए हम इसे यूज़ कर रहे हैं, मैं जो बता रहा हूँ वो मेथड पूरी तरीके से एप्लीकेबल है। तो इसमें हमने क्या किया, 15 डिग्री इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दी, भाव आरंभ मिल जाएगा, ये 55 डिग्री हो गया। और ये है भाव विराम, इन दोनों को बोलते हैं संधि, भाव संधि, ये भी संधि है, ये भी संधि है। भाव जहाँ से शुरू होता है, जहाँ पे अंत होता है, जहाँ शुरू होता है उसको भाव आरंभ बोलते हैं, जहाँ अंत होता है उसको भाव विराम बोलते हैं। तो भाव विराम के लिए उसमें और 15 डिग्री ऐड कर दो बस। तो भाव आरंभ के लिए भाव मध्य में 15 डिग्री सब्ट्रैक्ट करना है और भाव विराम के लिए 15 डिग्री ऐड करना है। तो इस केस में मैंने ये इसके भी लॉन्गिट्यूड निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया। तो भाव मध्य आया 70 डिग्री, भाव आरंभ आया आपका 55 और भाव विराम आया मेरा 85 डिग्री। यह अप्रोक्सीमेट मेथड है, एक्सक्यूज मी। अब देखिए मैं आपको रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ निकालना यहाँ पर बताऊंगा। इफ ए प्लैनेट इज इन 10th हाउस एंड इट्स लॉन्गिट्यूड इज लेस देन 70 डिग्री, तो 10th हाउस के अंदर प्लैनेट कहाँ पे होगा, आप ध्यान से समझिएगा। ये ब्लैक लाइन बना रखी है, या तो वो इससे इधर होगा 10 डिग्री से कम, या इधर होगा 10 डिग्री से ज़्यादा। मतलब वो तो या तो भाव मध्य से भाव आरंभ की तरफ होगा। भाव मध्य 10 डिग्री लिया है तो वो 10th हाउस में उसकी 10 डिग्री से कम है, तब तो हम उसको इस पर्टिकुलर पार्ट में मानेंगे, इसको बोलते हैं पूर्व भाव, पूर्व भाव। और या फिर वो 10 डिग्री से ज़्यादा है तो इस पर्टिकुलर पोर्शन में होगा, उसको बोलते हैं उत्तर भाव। तो हमें ये देखना पड़ेगा वो प्लैनेट पूर्व भाव में है या उत्तर भाव में है। पूर्व भाव में उसको माना जाएगा जब उसकी डिग्री भाव मध्य की डिग्री से कम है, और उत्तर भाव में माना जाएगा जब उसकी डिग्री भाव मध्य की डिग्री से ज़्यादा है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, प्लैनेट इज इन 10th हाउस एंड इट्स लॉन्गिट्यूड इज लेस देन 70 डिग्री। 70 डिग्री से कम लॉन्गिट्यूड हो गया प्लैनेट का, तो वो इधर आएगा यहाँ पर इस रीजन में। इट इज सेड टू बी इन पूर्व भाव एंड रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ, इस केस में हम निकालेंगे
लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेनेट ले लेंगे, जो भी आ रखा है आपका, मैं प्रैक्टिकली करके भी बताऊंगा। लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेनेट लेंगे, उसमें से जो ये आराम संधि आपने निकाली थी 55, उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 15 से डिवाइड कर देंगे जो भी आया। लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेनेट है, उसमें से आरम संधि को सब्ट्रैक्ट करके 15 से डिवाइड किया और उसको मैंने नाम दे दिया ए। अब इस ए को 100 से मल्टीप्लाई करने पर आपको इसकी परसेंटेज स्ट्रेंथ आ जाएगी। बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब समझा देता हूँ मैं। देखिए, कोई भी प्लेनेट सपोज जेमिनी साइन में 5 डिग्री पर है, तो जेमिनी साइन में 5 डिग्री का मतलब वो आपका इसकी जो भाव मध्य की डिग्री 10 है उससे पहले ही आ गया जेमिनी साइन में। इसका मतलब पूर्व भाव के अंदर है, ऐसा मानेंगे हम उसे। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो भाव मध्य से पहले है या उसके बाद में। पहले तो उसको पूर्व भाव माना जाएगा। तब इस केस में हम क्या करेंगे, 5 डिग्री पर है जेमिनी साइन में, तो उसका लॉन्गिट्यूड आप निकाल लो। 2 साइन पास 5 डिग्री हो गया है, 2 साइन पास 5 डिग्री। तो 2 साइन पास 5 डिग्री का मतलब है 2 साइन का मतलब 2 इंटू 30 प्लस 5 मतलब 65 डिग्रीज का लॉन्गिट्यूड निकाल लिया डिग्रीज में। इससे अपना आप ही पता चल गया, क्योंकि भाव मध्य का जो लॉन्गिट्यूड है वो 70 है, मतलब उससे पहले आ रहा है। तो रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ इस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो इसका आपका जो भी लॉन्गिट्यूड है 65, उसमें से आप भाव आरम के लॉन्गिट्यूड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लैनेट माइनस आरम संधि। तो लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लैनेट 65 है, ये रहा। उसमें से आरम संधि पहले से ही पता थी आपको 55, इससे सब्ट्रैक्ट किया और 15 से डिवाइड कर दिया। ये 2/3 आ गया कैलकुलेशन करने पे। ये 10 है, 65 माइनस 55, 15 से डिवाइड किया, 2/3 आ गया। अब परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालनी है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसकी स्ट्रेंथ 66% हो गई। मतलब ये 66% रिजल्ट देगा। काफ़ी अच्छे हैं, फर्स्ट डिवीजन से ऊपर हो गया। तो ये प्लेनेट की यदि 5 डिग्री है तो 66% स्ट्रेंथ देगा। 5 और भी ये 10 के आसपास जितना नज़दीक पहुंचता जाएगा इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। कॉमन सेंस के लिए बता रहा हूँ मैं। सपोज ये 10 डिग्री होता, सपोज ये कितना होता, 10 डिग्री होता प्लेनेट खुद भी, तो देखिए उसका खुद का भी लॉन्गिट्यूड 70 हो जाता, 70 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिखता 70 माइनस 55 डिवाइडेड बाई 15, तो 1 आता, और 1 को मैं जब 100 से मल्टीप्लाई करता तो वो 100% रिजल्ट देता। कॉमन सेंस के लिए आप ये मान सकते हो कि वो लगनी डिग्री के जितना क्लोज है उतने ही परसेंटेज रिजल्ट हाई देगा, और लगनी की डिग्री से चाहे इधर दूर हो या इधर दूर हो उतने ही कम रिजल्ट देगा, ऐसे मानकर हम चलेंगे। भाव मध्य के जितना क्लोज होगा डिग्रीज में उतने ही बेटर रिजल्ट देगा। अब मैं इसका दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। ए प्लेनेट हैज लॉन्गिट्यूड मोर देन 70 डिग्री। मोर देन 70 का मतलब वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसको उत्तर भाग बोलते हैं। तो इट इज सेड टू बी इन उत्तर भाग। अब रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ क्या होगी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूड ऑफ विराम संधि है, ये विराम संधि है, उसमें से प्लेनेट के लॉन्गिट्यूड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले हमने क्या किया था, प्लेनेट के लॉन्गिट्यूड में से आरम संधि को सब्ट्रैक्ट किया था। अब हम विराम संधि में से प्लेनेट के लॉन्गिट्यूड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो विराम संधि पहले ही निकाल ली थी हमने 85, उसमें से करेंगे। तो रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ यहाँ पर हो जाएगी लॉन्गिट्यूड ऑफ विराम संधि माइनस लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेनेट, ये ऑफ है, डिवाइडेड बाई 15, जो भी आया उसको बी कहेंगे, और परसेंटेज स्ट्रेंथ हो जाएगी बी इंटू 100। अब मान लेते हैं सपोज कोई भी प्लेनेट 20 डिग्री पर है, इसमें जेमिनी साइन में 20 डिग्री पर है, तो उसका मैं लॉन्गिट्यूड निकालूंगा सबसे पहले डिग्रीज में, तो वो हो जाएगा 2 साइन पास 20 डिग्रीज। 3 साइन में होगा तो उसको लिखेंगे 2 साइन पास 20 डिग्री। 2 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 60 डिग्री हो गया, और 20 डिग्री ऐड कर दिया तो इसका लॉन्गिट्यूड हो गया 80 डिग्री। 80 डिग्री का मतलब ये इससे आगे चला गया भाव मध्य से, तो इसको हम उत्तर भाव में मानेंगे। तो उत्तर भाव का फॉर्मूला है लॉन्गिट्यूड ऑफ विराम संधि माइनस लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेनेट। तो देखिए विराम संधि यहाँ पे 85 है, जो हमने पहले ही निकाली थी, ये विराम संधि 85 है, उसमें से लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेनेट 80 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, 15 से डिवाइड कर दिया, तो 1/3 आ गया है। इसको बी बोला है मैंने यहाँ पर। इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी परसेंटेज ऑफ स्ट्रेंथ आ जाएगी, वो 33.3% आई। तो देखिए काफ़ी पुअर हो गई है, क्योंकि ये यहाँ से काफ़ी दूर जा चुका है, भाव मध्य से 10 डिग्री आगे जा चुका है। तो जितना ये आगे चला जाएगा, जितना दूर होगा ये प्लेनेट, उतना ही इसकी रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ कम होगी। अब मैं इसको देखिए एंड में बहुत आसानी से आपको 1 मिनट में बता रहा हूँ आपने प्रैक्टिकली क्या करना है। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं, इसी पूरी चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया। जिन्हें समझ में नहीं आ रहा वीडियो को 2 बार 3 बार रिमाइंड करके स्लो करके देखें और इसको समझें, यदि एस्ट्रोलॉजी आपको सीखनी है तो।
मैंने इसमें कोशिश की है कि बगैर किसी मैथमेटिकल टूल को यूज़ किए हुए, बगैर किसी कॉम्प्लिकेशन को किए हुए एक वर्केबल सॉल्यूशन निकाला है। दिस नॉट एग्जैक्ट, पर वर्केबल है कि आप एग्जैक्ट भी निकालोगे तो जो मेरा आंसर 66% आ रहा हो सकता है वो आपका 70 या 60 आ जाए, इतना ही डिफरेंस होगा। उससे आपके रिजल्ट पर कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एस्टिमेशन ही तो है। हम कोई एक्यूरेट कैलकुलेट करके थोड़ी निकाल रहे हैं कितना परसेंटेज है। तो देखिए, अब मैं आपको इसको फिर से समझा रहा हूँ, बहुत आसान है। मैं इसको एग्जाम्पल को वर्बली बोलूँगा, आप समझने की कोशिश करना कि मैं फोर्थ हाउस में कैलकुलेट करना चाहता हूँ। फोर्थ हाउस में, तो फोर्थ हाउस का ये हो गया भाव मध्य 10 डिग्री पर। 10 डिग्री का मतलब वो 8 साइन पास 10 डिग्री माना जाएगा। आप नोट करते जाना, मैं बोल रहा हूँ बस। 8 साइन पास 10 डिग्री का मतलब है 8 को 30 से मल्टीप्लाई करिए 240, और 250 डिग्री भाव मध्य हो गया इसका फोर्थ हाउस का, 250 डिग्री। उसमें से 15 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दो तो 235 हो जाएगा उसका आरंभ संधि, और उसमें 250 में 15 ऐड कर दो तो 265 हो जाएगा उसका विराम संधि। मैं वर्बली कैलकुलेट कर रहा हूँ, मेरे पास कोई कुंडली आएगी तो मैं उसका रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ कैसे निकालूंगा, मगर किसी कैलकुलेशन का निकाल रहा हूँ। ध्यान से देखिए, मैंने भाव मध्य यहाँ पे वर्बली कैसे निकाला। 8 साइन पास 10 डिग्री लिया इसको। 8 साइन का मतलब 8 इंटू 30 240 डिग्री, और 10 250 हुआ तो 250 भाव मध्य हो गया। उसमें से 15 घटाया 235 भाव आरंभ हो गया। 250 में 15 ऐड किया तो 265 भाव अंत हो गया। तो 235, 250 और 265 तीन फिगर आ गए। अब आपका प्लेनेट सपोज यहाँ पे 5 डिग्री पर है, इसमें 5 डिग्री पर है, तो प्लेनेट का लॉन्गिट्यूड हो गया 8 साइन पास 5 डिग्री, तो वो हो गया 8 साइन पास 5 डिग्री मतलब 245। अब आपको भाव आरंभ पता है 235 है, प्लेनेट का लॉन्गिट्यूड 245 है, और आपका भाव मध्य एक्चुअली 250 है। अब मुझे इसकी रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ निकालनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्लेनेट के लॉन्गिट्यूड में से मतलब 245 में से भाव आरंभ को सब्ट्रैक्ट करूँगा 235। 245 में से 235 सब्ट्रैक्ट किया 10, उसको 15 से डिवाइड कर दिया, 2/3 आ गया, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना परसेंटेज रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ होगी। देखिए, मैंने आधे मिनट में आपके सामने कैलकुलेट कर दिया है। यहीं पर यदि वो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपको समझाने के लिए किसी और केस में। सपोज ये 12वें भाव का आपको देखना है, कोई भी प्लेनेट 12वें भाव के अंदर सपोज वह बैठा हुआ है 25 डिग्री पर। ध्यान से समझिएगा, 25 ज़्यादा हो जाएगा, मैं उसको 20 डिग्री ले लेता हूँ कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो अब मैं सबसे पहले इसकी तीन चीज़ें पता करूँगा। भाव मध्य, तो यह 4 साइन पास 10 डिग्री होगा भाव मध्य। 10 डिग्री क्यों, असेंडेंट की डिग्री 10 है, तो 4 साइन का मतलब 120 में 10 ऐड कर दो 130, इसका भाव मध्य हो गया। 130 में से 15 हटा दो 115, इसका भाव आरंभ हो गया, और 130 में से 15 ऐड कर दो तो 145 इसका भाव अंत हो गया, या जो भी है भाव विराम हो गया। तो तीन फिगर मिल गए आपको, 115, 130, 145। अब यहाँ पर जो प्लेनेट आपका 20 डिग्री पर है, 4 साइन पास 20 डिग्री, तो 140 हो गया उसका। तो देखिए, भाव मध्य 130 था, भाव अंत 145 है, और प्लेनेट इक्वल कहाँ पे आपका 140 डिग्री पर है, तो वो आपका उत्तर भाव में आ गया। भाव मध्य से ज़्यादा आ रही है और भाव विराम से उसकी कम आ रही है, तो उत्तर भाव में आ गया। जब भी कोई प्लेनेट उत्तर भाव में आ जाए तो आपका विराम संधि जो यहाँ पे 145 आ रही थी, उसमें प्लेनेट के लॉन्गिट्यूड को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जो 140 मैंने बोला था, मैं जो फिगर बोल रहा हूँ उन्हें आप लिख लेना। तो 5 बचा, उसको 15 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 15 से डिवाइड करना होता है, यहाँ पे ध्यान रखना है। ये आपका विराम संधि माइनस लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेनेट डिवाइडेड बाई 15, तो 1/3 आएगा फिर से, और उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज स्ट्रेंथ आएगी। होपफुली अब आपको समझ में आ गया होगा। रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ किस काम में आती है कि आपका कोई भी प्लेनेट ने जिस भाव के रिजल्ट देने हैं, तो उसकी रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ कितने परसेंटेज है, वो उस भाव के या उस योग के उतने परसेंटेज रिजल्ट देगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जो फ्रेंड्स मेरे साथ कर रहे हैं इसको, कुंडली एनालिसिस को, वो क्लास में पूछ सकते हैं यदि कोई डाउट है, और जो इसको यूट्यूब चैनल पर देखेंगे वो वहाँ पर कमेंट भेज सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूँ। धन्यवाद, नमस्कार।